हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में एमपीपीएससी के यूनिट 7 को के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे यूनिट 7 की। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दबाव का पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल में और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैक्यूरल में। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसमें देखी जाती है? क्यूरी में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है हमारी फर्मीटर। फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। कितनी? 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन की औसत मात्रा लगभग कितनी है? तो 300 डॉप्सन इकाई है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? स्टेग्नोमीटर। स्टेग्नोमीटर की हेल्प से हम लोग रक्तदाब मापा जाता है। और सामान्य कितना होना चाहिए? 120 से 80 के बीच होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? घूर्णन गति को मापने के लिए। एक्टिनोमीटर का प्रयोग सूर्य की सतह के तापमान का अनुमान लगाने के लिए। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के दाब को ज्ञात करने के लिए। तो हमने देखा टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घूर्णन गति। टेकोमीटर घूर्णन से संबंधित, स्पेग्नोमीटर रक्त और एक्टिनोमीटर ये सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य सतह का तापमान, बैरोमीटर हवा या वायुमंडल के वायु दाब को मापने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसमें क्या होता है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी ताप बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। किस ताप पर? फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट क्षेत्र में घटेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ठंडा नहीं होगा, बढ़ेगा। पसीने का मुख्य प्रयोग है। पसीने का मुख्य प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग क्या होता है? ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो पसीना शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। और मिट्टी के घड़े में जल ठंडा बना रहता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। कुत्ता हाँफता है, वह अपना ताप नियंत्रित करता है, ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश किस माध्यम से जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच की तरफ जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों होती है? पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? तो पत्तियां हरी इसलिए होती है क्योंकि उनमें हरे वर्ण का परावर्तन और शेष वर्णों का अवशोषण होता है। हरे वर्ण का परावर्तन और शेष वर्णों का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा, लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग में अन्य रंगों की अपेक्षा इसका सही उत्तर है लाल रंग की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। कम प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम कब विकसित किया, किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में इसको विकसित किया गया था। और इन्हें ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। एडवर्ड टेलर, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रतिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड प्रतिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और दूरिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड किसका प्रयोग काय में किया जाता है? फोटोकॉपी में किया जाता है। फोटोकॉपी में किया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। NaHCO3 को क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। और CaOH होल ट्वाइस को भुजा हुआ चूना। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी कौन सी है? प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। अगर हम इसका क्रम देखें तो प्लेटिनम, फिर सोना, फिर पारा और फिर चांदी। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या होता है? तो जल संवर्धन क्या होता है? पादपों को बिना मृदा पोषण के उगाना। पादपों को बिना मृदा पोषण के उगाना क्या कहलाता है? जल संवर्धन कहलाता है। और इसका सर्वप्रथम उपयोग विलियम फ्रेडरिक ने 1860 में किया था। और ये हॉर्टिकल्चर की तकनीक है। किसकी? हॉर्टिकल्चर की तकनीक है। अगला प्रश्न है, सूचियों को मिलाना है हमको। पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। तो वंशागति को जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाजर की जड़ का अभिलक्षण है। गाजर की जड़ का क्या अभिलक्षण है? तो गाजर की जड़ क्या होती है? छोटी मूलों सहित शंक्वाकार होती है। छोटी मूलों सहित शंक्वाकार होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं। क्योंकि अदरक एक तरह का तना है पर जड़ नहीं है। क्यों? तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी चाहिए? तो 4000 किलो कैलोरी चाहिए होती है दैनिक रूप से। अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शक्कर कहा जाता है और ये मोनोसेकेराइड होती है। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होती है? तो उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। और विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन और विटामिन सी है हमारा कैल्सिफेरॉल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को अर्घ्य कैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को, और विटामिन डी2 किसे बोलेंगे? विटामिन डी2 को अर्घ्य कैल्सिफेरॉल कहेंगे। तो विटामिन डी2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शुद्धांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवन क्रम है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेषांत, मध्यांत और ग्रहणी। इसका सही क्रम क्या होगा? ह्रासवन का क्रम शेषांत, फिर मध्यांत और फिर ग्रहणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ऐसे तो बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो शेषांत, ग्रहणी और मध्यांत, सॉरी डी आंसर सही है, शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी। अगला प्रश्न, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 0.007। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 0.007। 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था और इन्होंने पहली सर्जरी 1967 में इसका प्रयोग किया था। इसके साथ अगर हम देखें, विलियम हार्वे ने क्या किया था? परिसंचरण तंत्र। और लुईस पॉस्चर ने क्या किया था? पौष्टिरीकरण तकनीक। और हॉपकिंस वृद्धिवर्धक विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने वृद्धिवर्धक विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव सूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, तो उस वर्णक को क्या कहा जाता है? उस वर्णक को कहते हैं उस वर्णक को क्या कहते हैं? उस वर्णक को यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम मानव मूत्र का पीला रंग का एक वर्णन होता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु एवं पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो आंख के किस भाग में अंध बिंदु, पित्त बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टि पटल पर। आंख की दृष्टि पटल पर अंध बिंदु और पित्त बिंदु पाए जाते हैं। और यहाँ पर ही कौन सी? प्रकाश संवेदी शंकु और श्लाका कोशिकाएं पाई जाती है।
और पीत बिंदु पर ही वस्तु सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। अगला प्रश्न है मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है जोड़ियां मिलानी है हमको, तो इसका सही उत्तर बताना है हमको। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये हमको बताना है। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ पाया जाता है? ये गर्भाशय में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ? वृषण में। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में। और इंसुलिन अग्नाशय में। इंसुलिन अग्नाशय में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? एंड्रोजन हार्मोन कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेडिंग की कोशिकाएं। लेडिंग की कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। और इसकी खोज की थी 1909 में जोहानसन ने। अगला प्रश्न है वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है एक बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा वंशागत गुणसूत्रों के आधार पर होता है? किसके गुणसूत्र के आधार पर होता है? तो पिता के गुणसूत्र के आधार पर होता है लिंग का निर्धारण। आपने पढ़ा ही होगा ये तो XX और XY, ये फीमेल का होता है, ये मेल का होता है। तो पिता के गुणसूत्र पर निर्धारण होता है मेल होगा या बच्चा मेल हो या फीमेल। अगला प्रश्न है प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसका संश्लेषण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन का। थैलीसीमिया में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण क्षमता नहीं रहती शरीर के पास। ये रोग 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अल्फा में हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखला राशि अनुपस्थित होती है, जबकि बीटा थैलीसीमिया में हीमोग्लोबिन की 3rd ग्लोबिन श्रृंखला का रास अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो इस डोज की मात्रा होती थी 0.5 थी। और पहली खुराक 12 से 16 सप्ताह के बीच दी जानी, पहली खुराक के 12 से 16 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो ऑप्शन नंबर सी हैजा एक जल जनित रोग है। चेचक क्या है? वेरियोला वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम और तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अगला प्रश्न है लॉकजा। अगला प्रश्न है टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस को किससे? लॉकजा से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जोड़ियां मिलानी है हमको। टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, छोटी माता। तो ये इनके लक्षण भी है साथ में कि किसका लक्षण कौन सा है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। हैजा में क्या होता है? चावल, जलवत मल, जी में चलना, उल्टी। और ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? हल्का बुखार, वजन घट जाता है। छोटी माता में बुखार, भूख न लगना, लाल दाने और चकत्ते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परिजीवी उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा परिजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी पी वाइवेक्स उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है बिलबाचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? तो इसका उल्लेख होता है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट किससे होती है? तो ये होती है फफूंद से एथलीट फुट होती है। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसके असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो इसमें किसका? दोनों हाथों का और दोनों पैरों का पक्षाघात होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है ये हमको बताना है। तो इसमें है
एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्पनिया और एनोस्मिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, सही सुमेलित पूछा है तो 3 और 4 सही सुमेलित है। क्यों? डिस्पनिया सांस की तकलीफ के लिए और एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो और जो ये एनोरेक्सिया और नींद से संबंधित और इंसोम्निया खाने का विकार है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है। डिस्पीनिया क्या होता है? सांस की तकलीफ से, और एनोसीमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि होती है। इसके अलावा एनोरेक्सिया अगर हम देखें तो ये खाने से संबंधित है, एनोरेक्सिया खाने से संबंधित है, और इंसोम्निया ये नींद से संबंधित है। इंसोम्निया नींद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमको। प्लेग आंतों को प्रभावित करता है, फाइलेरिया पिस्सुओं को काटने से फैलता है, बेरी मच्छरों से होता है, और टाइफाइड विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, हमको मिलाना है ऑप्शन, मिलाने हमको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो प्लेग होता है वो पिस्सुओं के काटने से होता है, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पादप जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जो पादप नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइटा या हेलोफाइट कहते हैं उन्हें। ये लवण युक्त या नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोफेरा। राइजोफेरा क्या है? नमक युक्त मिट्टी में उगता है। अगला प्रश्न है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो बायोमास का उल्टा पिरामिड हमको किस में मिलेगा? समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में मिलेगा। समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा मिलेगा हमको। अगला प्रश्न है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और इसे 14 अगस्त 2005 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा देश को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू में आते हैं। इसके अलावा ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, स्वस्थानीय या इन सीटू कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? घटता हुआ क्रम बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में मन्नार की खाड़ी, क्योंकि भारत में हम देखें तो मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी और फिर कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रिंगमैन स्केल किसके लिए घनत्व का मापन है? तो रिंगलमैन स्केल जो है वो है धुएं का मापन, धुएं के घनत्व का मापन किया जाता है रिंगलमैन स्केल से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश किससे होता है? तो ये होता है खनन से, फ्लाई ऐश खनन से होता है, सॉरी ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र से होता है, क्योंकि कोयले के जलने से होता है। किससे होता है? कोयले के जलने से होता है फ्लाई ऐश, तो इसलिए ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अगला है, यूएनईपी या यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? तो इसे किस लिए विकसित किया गया था? इसे विकसित किया गया था संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों को कार्बनिक पदचिह्न का आकलन करने के लिए। इसलिए कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक की स्थापना की गई थी यूनेप के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन होता है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ब्लू कार्बन महासागरों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। जोड़ियां मिलानी है हमको। प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संबंधित है हमारे ओजोन अवमूल्यन, ओजोन क्षरण से संबंधित है। वियना किससे संबंधित है? वियना संबंधित है ओजोन परत की सुरक्षा से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये हरित गैसों के स्थिरीकरण से, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण और सतत विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो जल अधिनियम आया था 1974 में। जल अधिनियम आया था 1974 में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अजैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ई अपशिष्ट नियम
ये अपशिष्ट प्रबंध और हैंडलिंग नियम, तो ये आया था हमारे 2011 में। अगला है परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग हैंडलिंग सीमा पार संचालन नियम, तो ये कब आया था? ये आया था 2008 में परिसंकट में। और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियम आया था 2000 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4321 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देश के 29 राज्यों और 6 राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगह पर नियमित मॉनिटरिंग के अंतर्गत रखा गया है? किस मिश्रण को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें आता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। तो इसमें यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2, निलंबित PM10 और PM23। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये भारत का पहला उपग्रह है और जिसे इसी महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसे सोवियत संघ के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा, सोवियत संघ के सहयोग से इसको प्रक्षेपित किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसे किस प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, PSLV 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो 104 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह PSLV 37 के द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रवाची कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर हमको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अंतरिक्ष में अतिध्वनि मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य उपग्रह पर उतरता है। कोई मिसाइल को पृथ्वी के परितः किस स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किस लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागती है। कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक समपरिचित स्थापित करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली है। कोई मिसाइल को पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो GPS का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग हम कर सकते हैं मोबाइल फोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में, पावर ग्रिड में, तीनों में हमको इसका प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, सुदूर देहरादून, ठीक है, दूर दून याद रखिएगा, देहरादून। अगला है मुख्यालय बताने संस्थानों के, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान, इसका ये कहाँ पर स्थित है? इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन से युग्म सुमेलित है। तो ये है हमारे केरल, त्रिवेंद्रम में। और दूसरा UR राव उपग्रह केंद्र, बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में, ये गलत हो गया। और भारतीय सुदूर संवेदन हैदराबाद में, ये गलत हो गया। भारतीय कहाँ है? देहरादून में, राष्ट्रीय कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और अगर इनकी स्थापना की बात करें तो विक्रम साराभाई की कब हुई थी? 1963 में, 1963 में विक्रम साराभाई की। UR राव की कब हुई थी? 1972 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो शैक्षणिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यभामा सेट, शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की 2022 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष और निरंतरता। 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम थी अंतरिक्ष और उद्यमिता, ये भी याद रखिएगा। अगला है, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। 2019 को एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए इसके साथ समझौते किए गए हैं भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा या भारत के द्वारा। अगला है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा? तो ये इसरो और नासा का संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है। अगला प्रश्न है, डा विंची प्लस वेरिटास नासा द्वारा घोषित किए गए 2 मिशन किसके लिए, किस ग्रह के लिए? तो ये हमारे शुक्र ग्रह के लिए डा विंची और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है। अगला है, सूची मिलानी है हमको, कैसिनियोन, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास अंतरिक्ष मिशन है और इसकी खोज किसकी खोज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, हमको मिलाना है, कैसिनियोन्स शनि और उसके वलय के, जूनो किससे संबंधित है?
ये है हमारे बृहस्पति से आर्टेमिस, आर्टेमिस से मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, और बेरिटा से शुक्र से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। हाल ही में देखी गई आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस सिंधु केसरी क्या है? तो आईएनएस सिंधु केसरी है पनडुब्बी, एक प्रकार की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी। अगला प्रश्न है, जोरावर लाइट टैंक किस संस्था ने विकसित किया? जोरावर लाइट टैंक किस संस्था ने विकसित किया? तो ये विकसित किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे डीआरडीओ के द्वारा, जोरावर लाइट टैंक। अगला है, एसडीजी को संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस क्रम की बैठक में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 70वीं बैठक में एसडीजी को स्वीकार किया गया था। इसमें 17 लक्ष्यों को अंगीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है? ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, विश्व आर्थिक रिपोर्ट, सतत पर्यावरण रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। एसडीजी से पहले क्या चल रहा था? तो एसडीजी से पहले क्या चल रहा था? एमडीजीएस चल रहा था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहा था एसडीजी से पहले, जो 2015 में समाप्त हुआ। सतत औद्योगिकरण निम्न में से एसडीजी से संबंधित है? सतत औद्योगिकीकरण, तो सतत औद्योगिकरण किस नंबर के एसडीजी से संबंधित है? तो इसका संबंध है एसडीजी 13 से, एसडीजी 13 से संबंधित है। जलवायु कार्यवाही से संबंधित निम्न में से कौन सा एसडीजी है? जलवायु से संबंधित कौन सा एसडीजी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। इस सतत औद्योगिकरण में है हमारा एसडीजी 9। एसडीजी 9 सतत औद्योगिकरण से संबंधित है। एसडीजी 11 टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण से संबंधित। स्थायी खपत और जो 12 है वो स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न पर, और जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन और उसमें प्रभावों से निपटने हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है जलवायु कार्यवाही से संबंधित एसडीजी हमारा होगा 13। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, और केंद्रीय एजेंसी के रूप में एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 2005 में, 23 दिसंबर 2005 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी? तो गुजरात में कब भूकंप आया था? 2001 में, 26 जनवरी को 2001 में भूकंप आया था। इसके अलावा और कहाँ कहाँ भारत में भूकंप आए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, सॉरी, इसका तो उत्तर है बी, और बिहार भूकंप आया था 1934 में, असम भूकंप 1950 में, उत्तरकाशी 1991 और महाराष्ट्र में आया था 1993 में। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र में किसी विशेष खतरे के प्रभाव से किस हद तक क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, या इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा सुभेद्यता, सुभेद्यता। अगला प्रश्न है, पामर सूचकांक निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो पामर सूचकांक संबंधित है हमारे अकाल से, पामर सूचकांक अकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहली स्वास्थ्य नीति कब किस वर्ष आई थी? तो पहली आई थी 1983 में, और दूसरी कब आई थी? 2002 में। पहली स्वास्थ्य नीति 1983, दूसरी 2002 में, और तीसरी 2017 में, तीसरी 2017 में आई थी। अगला प्रश्न है, 2017 की स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को कितना करना है? तो वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष करना है। कितने वर्ष? 70 वर्ष करना है 2025 तक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1990 लक्ष्य निम्न में से किससे संबंधित है? 90-90-90 का लक्ष्य किससे संबंधित है? एचआईवी नियंत्रण से, एचआईवी नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में से निम्न में से कौन संबंधित है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो ग्रामीण और शहरी, और ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ग्रामीण वाला 12 अप्रैल 2005 को, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013 को। सरकार द्वारा 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय को, जीडीपी को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य? तो स्वास्थ्य के लिए जीडीपी को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य? 2.5%। आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष से की गई? आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975 से, 1975 से की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1991 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो 1991 में हमारी कौन सी योजना? आयुष्मती योजना शुरू की गई थी। आयुष्मती योजना 1991 में शुरू की गई थी। इसके अलावा हम देखें तो मैटरनिटी बेनिफिट योजना 1990 में, 1990 में, मिड डे मील 1995 में, मिड डे मील 1995 में, और बाल मित्रवत चिकित्सालय 1992 में, ठीक है।
अगला प्रश्न है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1995 में। गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं किस योजना के तहत दी जाती है, तो वंदे मातरम योजना के तहत। अटल बाल मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी। अटल बाल मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2011 में। 2011 में अटल बाल मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कायाकल्प अभियान की शुरुआत कब की गई थी। कायाकल्प अभियान की शुरुआत 2015 में की गई थी। 2015 में कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपचारात्मक कार्यक्रम है। मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ रोग, टीबी, तीनों सही है। कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, तो विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बी और सी दोनों ही सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।